हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द DPP4 सॉल्यूशन ऑफ DPP4। लास्ट लेक्चर में हमने DPP1, 2 एंड 3 के सॉल्यूशन देख लिए। ठीक है, आज हम DPP4 एंड 5 के सॉल्यूशन देखेंगे एंड देन आफ्टर विल सी अगर टाइम है तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। If NPR equal to 840 and NCR equal to 35 then R equal to what? तो पहले तो NCR and NPR के फॉर्म में एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो that NCR is equal to NPR by R factorial। मैंने ये फॉर्मूला बताया था। अगर डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू दैट इज 35 equal to 840 by R factorial। So R factorial is equal to 840 that is 84 into 10 से नीचे 35 मतलब 5 into 7 second cancelled here 5 to the 10 okay and 12 7 ja 84 so I can get R factorial is equal to 24 definitely 24 मतलब कितना फैक्टोरियल होता है 4 फैक्टोरियल so R equal to 4। हेंस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई 4। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। n+2c8 is to n-2 pa4 equal to 57:16 then find n। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है n+2c8, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? इसका फॉर्मूला होगा n+2 फैक्टोरियल। ठीक है, भले ही नीचे 8 दिया हो, मैंने पहले ऐसे रूल्स बताए थे कि भाई नीचे कोई कांस्टेंट दिया हो तो आप डायरेक्टली फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला भी। बट इसमें होगा क्या, इफ़ यू यूज़ डायरेक्ट फार्मूला से, चलो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। मतलब n+2c8 है ना, तो n+2c से मुझे चालू करके जाना है n+1 n-1, ये 4 हो गए, n-2 n-3 n-4 इंटू n-5 हो गया ना 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, डिवाइडेड बाई 1 से लेके 8 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 1 से लेके 8 का मल्टीप्लिकेशन मतलब 8 फैक्टोरियल। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, इसके नीचे क्या आएगा भाई? इसके नीचे अगेन इसका सिंप्लीफिकेशन। n-2 p4 का फॉर्मूला क्या होगा? वो भी डायरेक्ट है ना, शॉर्टकट वाला, n-2 n-3 है ना, n-3 n-4 इंटू n-5। नीचे जितना डिजिट है उतने डिजिट तक कम करना है। मतलब 4 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर हमने कम किए। ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं आएगा शॉर्टकट फार्मूला में। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 57/16। सो नाउ यू कैन सी कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है। देखो ये चारों टर्म कैंसिल हो गए है ना। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हमारे पास क्या बचा भाई? तो इतने टर्म बचे यहाँ पे। ओके, और ये जो है वो अल्टीमेटली डिनोमिनेटर में है, उस डिनोमिनेटर को मैं क्रॉस में भेज के यहाँ पे न्यूमरेटर में भेज दूंगा। सो व्हाट आई गेट हियर n+2 n+1 n इंटू n-1 इक्वल टू 8 फैक्टोरियल मतलब 8 7 6 5 4 3 2 इंटू 1 इंटू ये तो जो था वो एज इट इज 57/16। ठीक है, नाउ जितना हो सके उतना कैंसिल कर लो। 8 2 जा 16, ये 16 के साथ कैंसिल। ओके, अब यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ क्या है? देखो कि आप यहाँ पे ये 4 चीज़ों का कंसेक्यूटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है। इट मीन्स ये भी, ये जितने टर्म बचे वो सभी 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन है ना। तो चलो ये 57 को मैं लिख लेता हूँ से, इसका क्या पार्टीशन हो जाएगा 19 इंटू 3 है ना, 19 3 57। तो अब 19 को तो आगे मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता, तो ये 19 फिक्स है, मतलब 19 तो आएगा ही यहाँ पे कहीं पे है ना, यहाँ पे कहीं पे 19 तो आएगा ही मल्टीप्लिकेशन में। फिर समझ लो ये 19 यूज हो गया, तो 19 आएगा मतलब 19 के आजू बाजू वाले भी आ सकते हैं। तो चलो जितने हो सके उतने मैं क्रिएट कर लूँ से। एक 7 इंटू 3 21 होगा, तो वो भी एक आ सकता है बराबर।
इट मीन्स 20 भी आ सकता है। तो देखो ये 5 इंटू 4 20, ये भी ले लिया मैंने। चलो फिर और एक बचा क्या, 6 इंटू 3 दैट इज 18। तो हो गया ना, देखो ये हो गया हमारा 18। तो ये 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हो गया है ना। अल्टीमेटली इसमें जैसे यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो n+2 बड़ा है, n+1 फिर n-1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे भी इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 21 20 19 इंटू 18 लाइक दिस। ओके, सो मैंने क्या बताया था, अगर इस तरह से है तो बस जो जो बड़ा है उसके साथ कंपेयर कर लो, बड़े को बड़े के साथ कंपेयर करोगे तो हो जाएगा आंसर खत्म, है ना। n+2 इक्वल टू 21। अगर आप चाहो तो सेकंड वाला टर्म इस सेकंड वाले टर्म के साथ कंपेयर करोगे तो भी वही आंसर मिलेगा। n इक्वल टू 19 करोगे तो भी वही आंसर मिलेगा। n-1 इक्वल टू 18 करोगे तो भी वही आंसर मिलेगा। तो वैसे तो ये डायरेक्टली अगर करना है तो ये ऐसे n इक्वल टू 19, बट फॉर दैट सीक्वेंस बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में कम्प्लीटली है, तो यहाँ पे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में कम्प्लीटली सीक्वेंस होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ से मिला n इक्वल टू क्या होना चाहिए, 19। अगर मैं चाहता तो इससे भी कंपेयर कर सकता था, उससे भी आंसर वही आता। देखो n+2 इक्वल टू 21 देन n इक्वल टू 19 लाइक दिस, है ना। सो वट एवर सीक्वेंस इज देयर, आप पहले सीक्वेंस में अरेंज करोगे तो फिर आंसर जो बड़ा है उसके साथ बड़े को कंपेयर करोगे। बिगर टर्म विल ऑलवेज कंपेयर विद बिगर टर्म एंड वट एवर आंसर विल गेट इज सिमिलर टू द आंसर if we compare second term with second term, third term with third term and fourth term with fourth term. Okay, so finally आंसर हो गया इसका n इक्वल टू 19 फॉर दिस क्वेश्चन 2, है ना। तो ये क्वेश्चन वैसे तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज इक्वल टू 57/16, फिर ये टर्म बनाया मैंने बराबर, उसके बाद ये टर्म और इसी टर्म से आंसर आ गया। तो ये एक स्टेप, ये 2 स्टेप और ये 2 स्टेप के बाद तुरंत आंसर, है ना। ओके, तो लेट अस गो विद द थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, NC10 इक्वल टू NC12 देन फाइंड 23CN। ओके, बहुत ही सिंपल सा। मैंने क्या बताया था, अगर ऊपर वाले दोनों सिमिलर है, तो नीचे वाले आइदर इक्वल होंगे और नीचे वाले दोनों का एडिशन इक्वल टू अपर टर्म, जो ऊपर वाला टर्म है वो, है ना। सो यहाँ पे ये दोनों तो इक्वल है नहीं, हैंस आई कैन से दैट n इक्वल टू 22 इज द ओनली पॉसिबिलिटीज। ओके, सो दिस इज व्हाट द आंसर। मुझे फाइंड करना है 23CN। तो 23CN मतलब 22, तो इसका आंसर आ जाएगा 23 खुद, है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई k। तो NCR मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई k। ओके, तो बस यहाँ पे तो जितना हो सके उतना कैंसिल कर लो, ये हो गया n फैक्टोरियल कैंसिल। सो k इक्वल टू क्या हो गया, तो k इक्वल टू हो गया n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो k इक्वल टू फाइंड करना है। ओके, कोई ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मिस्टेक होगी, ये होगा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। लाइक दिस वी कैन नॉट राइट, इससे नहीं लिख सकते भाई, तो बाई चांस मिस्टेक हो गई होगी, वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, है ना, हम ऐसे नहीं लिख सकते। ओके, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, मतलब जैसे ये फैक्टोरियल कॉमन निकाल के n माइनस आर इंटू r का n r माइनस r, नहीं हो सकता। सो वी हैव गॉट दिस आंसर, है ना, यही आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक की होगी, जैसे ये दोनों आंसर सिमिलर है, तो यहाँ पे कहीं पे ऐसा हो तो r फैक्टोरियल, यहाँ पे कहीं पे r फैक्टोरियल होगा आइदर, मतलब पॉसिबिलिटी है। सो मतलब इसमें आंसर आएगा ये वाला r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, वो फिर कोई भी ऑप्शन के अंदर रख दो, है ना। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है देखो, ये तो फॉर्मूला ही है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन में तो हमारा फॉर्मूला ही दिया है दैट n माइनस आर NCR इक्वल टू क्या होता है भाई, NPR बाई r फैक्टोरियल। तो कंपेयर कर लो इस फॉर्मूले के साथ, k इक्वल टू क्या मिल जाएगा, r फैक्टोरियल, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, यहाँ पे ऑप्शन डी। फिर 6 नंबर में देखो, NC8 इक्वल टू NC12, ऊपर वाले दोनों सिमिलर है तो नीचे वाले दोनों सिमिलर होने चाहिए और नीचे वाले दोनों का एडिशन ऊपर वाला टर्म होना चाहिए।
तो नीचे वाले दोनों टर्म सिमिलर तो नहीं है। इट मीन्स व्हाट कि 8 + 12 ये दोनों का समेशन n हो जाएगा, हैंस आंसर विल बी 20। ओके, फिर 7th देखो, अगेन ऊपर वाले दोनों सिमिलर है तो नीचे वाले आइदर इक्वल, बराबर, नीचे वाले आइदर इक्वल और, तो मैं इक्वल करूंगा r = r+2, और नीचे वाले दोनों का एडिशन हो जाएगा ऊपर वाला टर्म। तो ये इक्वल तो नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आर आर कैंसिल होके बन जाएगा 0 = 2, नेवर, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हो जाएगा 2r = n-2, हैंस r = n-2/2, तो वो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, देखो। ओके, फिर 8th वाला क्वेश्चन देखो। 8th में क्या है कि ऊपर अगेन दोनों सिमिलर है, ऊपर दोनों सिमिलर है तो नीचे वाले दोनों को कंपेयर कर लो। सो आप देख सकते हो नीचे वाले को कंपेयर करेंगे ना तो नहीं होगा कंपेयर, देखो, और नीचे वाले दोनों का एडिशन विच इज r-2 + r+2 + r+2 = 44। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आर आर कैंसिल करूँगा तो ये हो जाएगा -2 = 2, विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो फिर कैलकुलेशन में यहाँ पे क्या बचेगा, मुझे फाइंड करना है RC2 ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे R पहले फाइंड कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा -2 + 2 कैंसल, -2 + 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। सो बचेगा क्या, 2r = 44, हैंस r = 22। सो वंस आई गोट r, यहाँ पे रख दो, r की जगह मैं 22 रख दूंगा तो 22c2 विच इज इक्वल टू 22 × 21/2, so that we can get our answer which is, यहाँ पे 2 11 जा, 21 × 11 that is 231। सॉरी मैंने मिक्सिंग कर दिया। अच्छा, ये जो था ना 8th नंबर में है, हम सॉल्व कर रहे हैं भाई। r = 22 यही आंसर, r = 22 यही हमारा आंसर, ये रहा। क्वेश्चन 8 का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्यों जी, तो मैंने क्वेश्चन 8 का r क्वेश्चन 9 के अंदर रख दिया, सॉरी, माय बैड। ओके, सो क्वेश्चन 8 में आंसर आ जाएगा 22 विच इज ऑप्शन सी। ओके ओके, 9 नंबर देखते हैं। अगेन ऊपर वाला टर्म एज इट इज है, बराबर, ऊपर वाले टर्म एज इट इज है तो नीचे वाले टर्म का इधर कंपैरिजन, इट मीन्स r = r+2, और नीचे वाले दोनों का एडिशन = 20। ठीक है, 20। सो ये दोनों ऊपर वाले तो कैंसिल, आर आर कैंसिल होके हो जाएगा 0 = 2 विच इज नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। हैंस यहाँ पे हो जाएगा 2r + 2 = 20, सो 2r = 18, हैंस r = 16। अब मुझे फाइंड करना है RC2 मतलब 16c2, है ना, RC2 मतलब 16c2, तो 16 × 15/2, तो ये हो जाएगा तो 15 8 जा, तो ये आंसर, अच्छा मैंने कहीं पे मिस्टेक की है क्या, देखो, हाँ यहाँ पे r = 18/2 विच इज़ 9, सो मेरा आंसर हो जाएगा RC2 दैट इज इक्वल टू 9c2 विच इज़ 9 × 8 / 2 विच इज़ 36। ओके, सो आंसर इज 36। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में इसका फॉर्मूला, तो ये तो फॉर्मूला ही है, देखो NCR + NCR - 1 इक्वल टू क्या होता है, क्या ये दोनों का एडिशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो ऊपर वाले दोनों टर्म सेम है, अगर ऊपर वाले दोनों टर्म सेम है एंड नीचे वाले में कंसेक्यूटिव एक का फर्क है, बराबर, इसमें कंसेक्यूटिव एक का ही फर्क है, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, ऊपर में एक बढ़ जाएगा, नीचे में जो बड़ा होगा द बिगर टर्म वो यहाँ पे लिख देना है, दैट इज r। सो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ पे x = क्या आ गया भाई, r, है ना, x = r, सो आंसर इज x = r which is not given in the option। it doesn't mean that आंसर नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना, क्यों, क्योंकि देखो अब यहाँ पे x = r मिला ना, तो मैं कहाँ गया, देखो n+1c r, बराबर, n+1c, x की जगह मैंने r लिख दिया। अब मैं यहाँ पे r की जगह पे और क्या लिख सकता हूँ भाई, तो अगर याद हो तो, थोड़ा बहुत अगर याद हो तो, से में 12c9 है तो मैं 12c9 को क्या लिख सकता हूँ, और 12c
ये दोनों का सब्ट्रैक्शन विच इज 3, याद है ना, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये फॉर्मूला था। सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला व्हाट आई कैन राइट, एन प्लस वन सी, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन दैट इज एन प्लस वन माइनस आर। सो मेरा आंसर यहाँ पे एन प्लस वन सी एक्स, एन प्लस वन सी एक्स इक्वल टू एन प्लस वन सी आर बराबर। एंड उसको मैं अगर कंपेयर करूँ, इसको मैं अगर इस तरह के फॉर्मेट में कंपेयर करूँ तो मेरा फाइनली आंसर बन जाएगा एक्स इक्वल टू ये एन प्लस वन माइनस आर। सो दैट इज ऑप्शन डी। ओके, आई होप ये आपने समझ लिया परफेक्टली, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। आपने पहले आंसर बनाया एन प्लस वन सी आर बराबर, आपका आंसर आर आ गया, बट डेफिनेटली आर इक्वेशन ऑप्शन के अंदर ही नहीं है। सो वहाँ पे ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं दिया है ना, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऑप्शन तो दिया है बट अलग तरीके से दिया है। एन प्लस वन सी एक्स, एक्स की जगह आर रख लो पहले, जो आपका आंसर आया था वो, ठीक है। अब वो एन प्लस वन सी आर है तो मैं उसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो बाय यूजिंग दिस वन एन प्लस वन सी, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन दैट इज एन प्लस वन माइनस आर। ओके, अब मैं कंपेयर करूंगा तो एक्स की जगह एक्चुअल में क्या आ गया, एन प्लस वन माइनस आर, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगेन सिमिलर क्वेश्चन देखो, ऊपर वाले दोनों टर्म सिमिलर है बराबर, तो इधर नीचे वाले दोनों टर्म इक्वल होंगे, तो वो तो है नहीं, 3 इक्वल टू 9 तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर पॉसिबिलिटी कौन सी बची भाई, नीचे वाले दोनों का एडिशन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए। सो मेरे पास ये इक्वेशन आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 12 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा ए प्लस 4, है ना, 4 3 जा ए प्लस 4, ए माइनस 3 इक्वल टू 0। सो ए इक्वल टू माइनस 4 और ए इक्वल टू 3। डेफिनेटली अगर ए इक्वल टू माइनस 4 रखूंगा तो भी चल जाएगा, बट यहाँ पे ए इक्वल टू माइनस 4 तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में। सो जो भी आंसर दिया है दैट इज 3, तो वही आपका आंसर है ना। अगर -4 दिया होता तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि a इक्वल टू -4 रखने पे भी ये एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है वो होल्ड करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अगर a इक्वल टू -4 रख लिया सपोज, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, -4 का स्क्वायर दैट इज 16, a की जगह -4 बराबर, दैट इज इक्वल टू 16 -4, दोनों ऊपर की साइड दोनों क्या आ जाएगा, 12 है ना, एंड नीचे 3 एंड 9, तो ये होल्ड कर रहा है देखो, 12 से 3 एंड 12 से 9 दोनों इक्वल ही होगा, है ना। सो a इक्वल टू -4 इज ऑल्सो पॉसिबल, बट दिस इज नॉट गिवन, a इक्वल टू -4 इज नॉट गिवन इन योर ऑप्शन। सो a इक्वल टू 3 इज ओनली गिवन, हेंस दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बट बाई चांस ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में आ जाए, एक्सप्लेनेशन में मतलब थियोरेटिकल पार्ट में अगर ये क्वेश्चन आ जाए 11 नंबर का, देन यू नीड टू राइट बोथ द आंसर, है ना, बोथ द आंसर आर पॉसिबल, दैट्स वाई, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो दो आंसर बनाते हैं वो दोनों आंसर कभी कभी नहीं आते, एक आध आंसर इस क्वेश्चन के अंदर रखने पे होल्ड नहीं भी करता, है ना, कॉम्बिनेशन या फिर परम्यूटेशन जो है उसको अनडिफाइन कर देता है। दैट्स वाई सम टाइम हमको एक आध आंसर निकालना पड़ता है नॉट पॉसिबल करके, बट यहाँ पे दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे होल्ड हो सकती है। दैट्स वाई दिस बोथ आर पॉसिबल आंसर, है ना, आइदर a इक्वल टू -4 और a इक्वल टू 3 लाइक दिस। ओके, नाउ क्वेश्चन 12 देखते हैं। इसको तो मैंने आपको शॉर्टकट दी थी, है ना, याद हो तो शॉर्टकट दी थी, याद करो ये वाला शॉर्टकट, है ना। ऊपर क्या होगा देखो, n ये 2 बार रिपीट हो गए, उसके बाद कंसेक्यूटिव बढ़ते जा रहे हैं, याद रखना, ऊपर कोई भी 2 नंबर उसके बाद कंसेक्यूटिवली बढ़ते जा रहे, और नीचे कोई भी एक नंबर से चालू हो जाएगा, वो बढ़ते ही जाएगा, पहले से ही बढ़ते जाएगा। देखो जैसे कि एग्जांपल देखो, 50 50, उसके बाद 51 52 53 लाइक दिस, ऐसे बढ़ते ही गया, नीचे तो पहले से ही बढ़ते गया, 25 26 27 28 29 लाइक दिस बराबर। तो फाइनली मुझे आंसर क्या लिखना है, तो आंसर इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन लास्ट टर्म, है ना। लास्ट टर्म में क्या चेंज करना था, मैंने क्या बताया था, सिर्फ ऊपर वाले को बढ़ा दो, नीचे वाला एज इट इज रख दो, है ना। तो n+3 का n+4 कर दिया, n+3 एज इट इज रखा। सो जैसे यहाँ पे देखो 60 36 है, तो 60 का बढ़ा के 61 कर दिया, एंड 36 एज इट इज रखा। तो सिमिलर वे से देखोगे तो ऊपर देखो 10 10, एक बार ये दोनों टर्म रिपीट हुए, है ना। मैंने क्या बताया था, ऊपर वाले टर्म एक बार रिपीट होगा, उसके बाद वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। सो 10 10 11 12 13 लाइक दिस, नीचे पहले से ही बढ़ना चालू कर देगा, 1 2 3 4 लाइक दिस। ओके, तो आंसर में मैंने क्या बताया था भाई,
ऊपर वाले में एक बढ़ा दो, नीचे वाला एज इट इज रखो, दे वही आपका आंसर, दैट इज 14C5, दैट इज ऑप्शन डी, खत्म, है ना। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, है ना, बहुत कम टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके, तो इसी के साथ हम लोग ने DPP1 के सभी क्वेश्चन, DPP4 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नाउ लेट्स सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ DPP5, बराबर, सिर्फ 7 क्वेश्चन है, देखते चलो। ओके, DPP5 क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर। मतलब मेरे पास टोटल 16 प्लेयर्स है, बराबर, इतने हैं टोटल, और मुझे सिलेक्ट कितने करने भाई, मुझे सिलेक्ट करने हैं 11 प्लेयर्स, ठीक है, 11 प्लेयर्स। तो कुछ कंडीशन है क्या? यस, अगर कंडीशन नहीं होती तो आंसर में डायरेक्टली लिख लेता भाई 16 में से 11 सिलेक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा, बराबर। बट यहाँ पे तो कुछ कंडीशन दी है। अब वो कंडीशन क्या है, दैट इफ 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज बी इंक्लूडेड, है ना। तो अब मुझे यहाँ पे सोचना पड़ेगा वो 2 पर्टिकुलर प्लेयर होंगे कौन। तो डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि भाई 16 में से कोई भी 2 पर्टिकुलर प्लेयर हो सकते, उसको नाम बोला है ना पर्टिकुलर प्लेयर, मतलब वो 2 प्लेयर तो फिक्स ही होंगे, वो खुद अपने आप को हाईलाइट करते होंगे, है ना। तो से मैं बोल देता हूँ एक मनु एंड कन्नू, ये 2 जो प्लेयर है ना वो पर्टिकुलर प्लेयर है, बराबर। तो आइदर ये आएंगे, और मतलब मेरे ख्याल से सेकंड क्वेश्चन में वही दिखा होगा कि वो एक्सक्लूडेड है, वो नहीं आएंगे। तो पहले फर्स्ट कंडीशन देखते कि ये आएंगे हमेशा ही, इसको ऑलवेज इंक्लूड करना है। इट मीन्स कि बाकी के जो 14 प्लेयर है, बाकी के जो 14 प्लेयर हैं उसके सिवा ये 2 प्लेयर है, बराबर। सो मुझे जो भी 11 सिलेक्शन करना था, मुझे जो भी सिलेक्शन करना था वो क्या करना होगा, तो ये 2 प्लेयर तो आएंगे ही फिक्स है, ये 2 में से 2 प्लेयर फिक्स हो जाएंगे। बाकी के 14 में से मुझे 9 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, एंड बाय दिस वे आई कैन से दैट मेरे टोटल 11 प्लेयर सिलेक्ट हो गए। देखो 2 + 9 11, टोटल प्लेयर 16 हो गए। सो इसका जो भी आंसर आएगा दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट केस, बराबर। एंड सेकंड केस में देखो क्या होगा, दिस 2 पर्टिकुलर, इफ 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड, मतलब ये 2 पर्टिकुलर जो प्लेयर है ना उसको तो हमेशा ही निकाल ही देना है। तो फिक्स है कि भाई मनु एंड कन्नू को खेलना आता ही नहीं है, निकाल दो उसको, सोचना ही नहीं है। हमारे पास समझ लो, हम ऐसे समझ लो ग्राउंड पे खड़े हैं, 16 प्लेयर खड़े हो, आप लोग समझ लो आप कैप्टन हो, ऐसा सोच लो कि 16 प्लेयर खड़े और आप खुद कैप्टन हो, ऐसा सोचो। और आपको पता है कि ये 2 जो कन्नू वनु है ना उसको तो खुद खेलना आता ही नहीं है। पहले आपके माइंड में कन्फ्यूजन था कि इस 16 प्लेयर में से मुझे 11 प्लेयर को यहाँ पे ग्राउंड के अंदर मुझे हमको खेलना है, इस 11 प्लेयर को मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैं पहले क्या करूँगा भाई, पहले यही सोचूंगा कि भाई ये मनु कन्नू जो है ना इसको खेलना नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दो चलो। अब मेरे पास सिर्फ 14 पॉसिबिलिटी बचेगी, है ना, मुझे 11 सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास सिर्फ 14 पॉसिबिलिटी बचेगी। तो अब मुझे सिर्फ तीन प्लेयर को ही निकालना है अल्टीमेटली, बट मेरे पास 11 प्लेयर को सिलेक्ट करने के लिए 11 प्लेयर को सिलेक्ट करने के लिए 14 पॉसिबिलिटी बचेगी। मतलब मैंने इस 2 में से एक भी नहीं सिलेक्ट किया, मतलब 0 सिलेक्ट कर लिए, एंड बाकी के 14 में से मैंने 11 के 11 सिलेक्ट किए। सो इसका जो भी आंसर आएगा दैट इज द आंसर ऑफ सेकंड केस, है ना। पहले केस में क्या था कि भाई ये 2 प्लेयर कंप्लीटली ऑलवेज इंक्लूड होना चाहिए, मतलब मे बी वो ये विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर होंगे, और फिर हम लोग ऐसे ही डिसाइड करेंगे ना, डेफिनेटली कैप्टन तो क्या डिसाइड करेगा भाई, ये विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर को तो भाई खेलना ही पड़ेगा। तो आप दोनों तो फिक्स ही हो भाई, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, फिक्स ही हो। मुझे अब जो बाकी के 9 सिलेक्ट करने ना मैं आराम से सिलेक्ट कर लूंगा बाकी के 14 में से, है ना, बट आप दोनों तो सिलेक्ट ही हो, ठीक है। सो बाय दिस वे यू नीड टू थिंक इन द प्रैक्टिकल वे, ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कि भाई ऐसे पर्टिकुलर प्लेयर को हमेशा ही खेलना है, तो इंक्लूड करना है तो उसको इंक्लूड कर ही दो, है ना, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इन दोनों के केस से जो भी आंसर मिलेगा दैट इज, इसका कैलकुलेशन करोगे जो भी आंसर मिलेगा दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन में है कमिटी ऑफ 7 मेंबर हैज टू बी फॉर्म, मतलब मुझे सिलेक्ट एनी हाउ 7 सिलेक्ट करने हैं भाई, 7 सिलेक्ट करने हैं, बराबर। मेरे पास है क्या, तो मेरे पास है 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स है मेरे पास टोटल, ठीक है। तो अब इन हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 गर्ल्स,
ओके, मतलब मुझे जो सिलेक्शन करना है वो ऐसी कंडीशन को लेके करना है, एटलीस्ट 3 गर्ल। तो एटलीस्ट 3 गर्ल को मैं पहले सिंप्लीफाई करता हूँ। एटलीस्ट 3 गर्ल मतलब होता क्या है भाई, 3 गर्ल और 4 गर्ल और 5 और 6 और 7 ऐसे बढ़ते जाएगा। बट मैंने क्या बताया था, ऐसे तो इन्फाइनाइट तक चला जाता है, बट हमको क्या करना होगा, हमको ऑलवेज सोचना पड़ेगा भाई कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है भाई। तो जितनी गर्ल्स होगी भाई, क्वेश्चन के अंदर उन लोग ने 4 ही गर्ल दी है, तो 4 गर्ल्स से तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। सो मैक्सिमम 4 गर्ल्स तक पॉसिबिलिटी है। तो एटलीस्ट 3 गर्ल मतलब 3 गर्ल्स और 4 गर्ल्स। ओके, 3 गर्ल्स और 4 गर्ल्स। ठीक है, चलो। तो जब 3 गर्ल्स सिलेक्ट होगी तब बॉयज़ कितने सिलेक्ट होंगे भाई, जैसे कि मुझे 7 सिलेक्ट करने हैं तो मुझे बॉयज़ कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे भाई, टोटल 3 गर्ल्स है तो 4 बॉयज़ सिलेक्ट करने पड़ेंगे डेफिनेटली। एंड अगर 4 गर्ल्स सिलेक्ट हो रही है तो फिर मुझे 3 बॉयज़ सिलेक्ट करने होंगे। ठीक है, सो ऐसी पॉसिबिलिटी बना दूं मैं डायरेक्टली। तो 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है एंड 4 बॉयज़ सिलेक्ट करने हैं, या फिर 4 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है एंड 3 बॉयज़ सिलेक्ट करने हैं। टोटल बॉयज़ कितने हैं भाई, टोटल गर्ल्स कितनी है 4, बॉयज़ कितने हैं 9, टोटल गर्ल्स 4 बॉयज़ 9, है ना। सो इसका मीनिंग फाइनली एक बार निकाले, और मेरे पास टोटल 4 गर्ल है, उसमें से मैं 3 सिलेक्ट करूंगा, एंड टोटल 9 बॉयज़ है, उसमें से मैं 4 बॉयज़ सिलेक्ट करूंगा, ताकि मेरा 7 मेंबर का सिलेक्शन हो जाए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। और मैं चारों की चारों गर्ल सिलेक्ट कर लूंगा, 4 गर्ल में से 4 गर्ल, एंड 9 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, सो इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा, आंसर आएगा, दैट इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम 52 कार्ड्स। ओके, 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं एंड टोटल डेफिनेटली अगर प्लेइंग कार्ड है तो 52 ही होंगे, बराबर। टोटल अगर कंडीशन नहीं होती तो 52C4 लिख लेता, बट यहाँ पे कंडीशन हमेशा ही दी होगी, सच दैट 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक, है ना। तो सिलेक्शन मुझे कैसे करना है भाई, कि भाई सिलेक्शन जो करना है उसमें 2 रेड होंगे, 2 रेड एंड 2 ब्लैक। ठीक है, 2 ब्लैक। तो मुझे रेड पत्ते, मेरे पास रेड पत्ते कितने होंगे भाई, मेरे पास रेड पत्ते होंगे टोटल 26, क्योंकि जो भी हमारा प्लेइंग कार्ड होता है ना उसमें 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 26 ब्लैक कलर के होंगे, है ना, ब्लैक कलर के होंगे, एंड बाकी के 26 रेड कलर के होंगे। और वो तो आपको याद ही होगा, जो हमने वैसे डिवाइड किया था 4 टाइप में, है ना, 4 टाइप में डिवाइड किया था, उसमें से ये दोनों टाइप, वो जो 4 टाइप है उसमें ये दोनों टाइप ब्लैक वाले पत्ते 2 टाइप के होंगे, और रेड कलर के 2 पत्ते होंगे, 2 टाइप होंगे, जैसे हार्ट एंड डायमंड, ये दोनों रेड कलर के होंगे, क्योंकि हार्ट भी रेड कलर का होता है वहाँ पे, एंड डायमंड भी रेड कलर का होता है, बराबर। एंड क्लब एंड स्पेड ये दोनों ब्लैक कलर के होंगे। ठीक है, तो ऐसे ये अगर मैं ऐसे गिनने जाऊंगा तो ऐसे 13 पत्ते, इसके 13 पत्ते, इसके 13 पत्ते और इसके 13 पत्ते, इस तरह से प्लेइंग कार्ड्स में पत्ते डिवाइड होते हैं। अगर टाइप्स वाइज अगर मुझे करना होता तो मुझे 13, 13, 13, 13 ऐसे कुछ सोचना पड़ता, बट यहाँ पे तो कलर वाइज करना है। तो मेरे पास 26 ब्लैक कलर के हैं, 26 रेड कलर के हैं, तो 26 रेड कलर के पत्ते में से मैं 2 पत्ते सिलेक्ट करूंगा, एंड बाकी के 26 ब्लैक कलर में से 2 सिलेक्ट कर लूंगा, एंड इसका कैलकुलेशन जो भी होगा दैट इज व्हाट द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, चलो। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है देखो, 18C15 प्लस 2 टाइम 18C16 प्लस N17C16 प्लस 1। सो चलो मैं इसको सभी को मैं कैलकुलेट करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सभी की वैल्यू बनाएंगे तो भी आंसर तो आ जाएगा, बट बाय चांस में भी वो लेंदी हो जाए। तो अगर पॉसिबल है तो हम कुछ रूल्स या प्रॉपर्टी या कुछ फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वैसे मुझे हिंट दिख रही है, हिंट क्या है कि यहाँ पे 18C15 है, तो यहाँ पे 18C16 2 बार लिख लूँ मैं पहले। ठीक है, 18C16 में 2 बार लिख लूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है तो मैंने 2 बार लिख दिया, प्लस 18C16 सॉरी 17C16 ये एज इट इज, बराबर, प्लस 1 इक्वल टू NC3। ठीक है, सो लाइक दिस मैंने सिर्फ इसको 2 बार लिखा और कुछ नहीं किया, बाकी सब कुछ एज इट इज रखा। अब यहाँ पे मुझे तुरंत दिख रहा है कि ये दोनों के एडिशन से कुछ सिंपल सा आंसर मिल जाएगा, है ना। तो
अब ये दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों का फॉर्मूला है 18, ऊपर 18 18 सेम है एंड नीचे दोनों में कंसेक्यूटिव का फर्क है, तो हो जाएगा 19C बड़ा क्या होगा 16, ऊपर में एक बढ़ गया 18 का 19 हो गया, और नीचे में से दोनों में से बिगर टर्म ऑलवेज आई नीड टू राइट, सो दैट इज 16, ओके, प्लस बाकी का एज इट इज 18C 16 प्लस 17C 16 प्लस 1 इक्वल टू NC3। अब यहाँ पे आप देख सकते ये प्लस 1 है, ठीक है, इक्वल टू NC3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे वाले टर्म इक्वल है, उसमें कोई फर्क नहीं हो रहा है, ऊपर वाले टर्म बढ़ते जा रहे हैं बट नीचे वाले टर्म इक्वल है। तो अब वो जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला मैंने बताया था वो डायरेक्टली वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, वैसे इसके लिए भी शॉर्टकट बना सकते हैं, बट पहले तो इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद हम शॉर्टकट वगैरह बनाना चाहते हैं तो कर सकते बना सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये समझो कि ये नीचे इक्वल इक्वल टर्म है एंड ऊपर कंसेक्यूटिव फर्क जा रहा है ना, ऊपर कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिव में फर्क जा रहा है। तो पहले लेंथी मेथड से समझते हैं, फिर उसके बाद मैं शॉर्टकट फार्मूला इसके लिए भी बना के दे दूंगा, ओके। अब लेंथी मेथड क्या है, तो वैसे ये वाली चीज़ देख के तुरंत वो शॉर्टकट याद आना चाहिए कि नीचे वाले अगर इक्वल है तो ऊपर एंड ऊपर वाले में कंसेक्यूटिव का फर्क है तो क्या करना चाहिए, है ना, वरना ये मेथड से जाएंगे तो मेथड से भी इस पर्टिकुलर चीज़ में 1 की जगह तो आपको कुछ सोचना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 की जगह मैंने सोचा क्या, तो इसको देख के सबसे छोटे वाले को देख के मैंने चालू किया 17C 17 ले लूँ ताकि मेरे पास फॉर्मूला का फॉर्मेट आ जाए। तो जैसे ये अब ये दोनों के बीच में फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा लग जाएगा भाई, ऊपर वाले दोनों इक्वल है एंड नीचे वाले में कंसेक्यूटिव का फर्क है, बराबर। तो फिर आंसर आ जाएगा इन दोनों का, ऊपर वाले में एक बढ़ा दूँ, नीचे वाले में जो बड़ा है 16 एंड 17 में से जो बड़ा है उसको लिख लिया, ठीक है। तो बाकी का एज इट इज चलो लिख देता हूँ मैं, है ना, बाद में हम यहाँ से हम डायरेक्टली शॉर्टकट भी करेंगे, बराबर। 18C 16 ये एज इट इज, ये दोनों का आंसर बराबर यहाँ पे, और ये भी एज इट इज 19C 16, बाकी का इस तरफ NC3, ठीक है। नाउ अब ये दोनों के बीच में फॉर्मूला लग जाएगा, 18 18 सिमिलर है तो ऊपर में एक बढ़ा दिया, नीचे में एक कम एक नीचे में बिगर टर्म, प्लस ये एज इट इज 19C 16 दैट इज इक्वल टू 9C3 एंड अगेन ये दोनों के बीच में अगर फॉर्मूला लगाऊंगा तो ऊपर में एक बढ़ जाएगा, नीचे में बड़ा टर्म 20C 17 इक्वल टू 9C3। नाउ आई कैन नॉट कंपेयर डायरेक्टली, एज यू कैन सी 17 है यहाँ पे तो 3 है, 20 एंड ऐसे में कंपेयर नहीं कर सकता n इक्वल टू 20, क्योंकि अगर नीचे 3 होता तो मैं कंपेयर कर सकता कि n इक्वल टू 20 है। तो इसको नीचे 3 वाले पोर्शन में कंप्लीट कन्वर्ट कर लो, so 20C 17 is also equal to 20C 3, so that is equal to NC 3। now I can compare कि भाई ये n जो है वो 20 होना चाहिए, so finally answer is n equal to 20, है ना, ओके। अब मैं फॉर्मूला बनाता हूँ, चलो फॉर्मूला की पैटर्न कहाँ से चालू हुई, तो यहाँ से इस पर्टिकुलर चीज़ से चालू हुई। इस फॉर्मूला में है क्या, तो स्टार्टिंग में यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ ये वाले टर्म से, कि भाई समझ लो टर्म है हमारा, फॉर्मूला है हमारा समझ लो NCN प्लस ऊपर देखो ऊपर सभी जगह पे ऊपर एक एक बढ़ रहा है बट ऊपर में ये पहला जो है वो एक कंसेक्यूटिव है, बराबर। या फिर एक काम करो, फॉर्मूला हम यहाँ से बनाते हैं इसके लिए, बराबर। और ये जो है ना ये इसको इस तरफ भेज देंगे -1 करके, है ना, -1 करके। वैसे आपने ये मेथड लिख ली होगी, बराबर, ये मेथड लिख ली होगी, तो मैं इसको मिटा देता हूँ एंड फिर से ये वापस फॉर्मूला के फॉर्मेट से सेट करते हैं। तो से ऐसी कोई चीज़ें हैं, ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर में जा रहा है ऊपर में एंड नीचे फिक्स है, बराबर। सो दैट इज इक्वल टू क्या, मतलब इसके इक्वल टू फॉर्मूला बनाते हैं, बराबर, इसके इक्वल टू फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला का फॉर्मेट क्या बनाना चाहिए, तो ऊपर एक समझ लो फिक्स कर दिया n से n फिक्स कर दिया, बराबर। तो ऊपर वाले में समझ लो n ले लेता हूँ, नीचे n-1, बराबर, ये फर्स्ट टर्म ले लिया, प्लस ऊपर एक एक बढ़ाते गए n+1 n+2 n+3 लाइक दिस, ओके। और नीचे हमने फिक्स रखा दैट इज n-1 n-1 n-1, बराबर। से मैंने यहाँ तक ले लिया n+10 तक अप टू n-1, तो मेरा आंसर आ गया क्या,
तो ये से इसका आंसर मेरे पास आया था 20C17 है ना, 20C17। आगे 1 फिक्स कर देता हूँ, 1 प्लस करके इसका आंसर आया था मेरे पास, यहाँ पे इसका आंसर आया था मेरे पास कौन सा, 20C17। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस 20C17 मतलब क्या हो गया, देखो ये जो लास्ट है, लास्ट 19 उसमें एक बढ़ गया है ना, उसमें एक बढ़ गया, एंड जो 16 जो है उसमें एक बढ़ गया है ना। मतलब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो लास्ट में भी एक बढ़ गया, एंड जो फिर n-1 है नीचे वाला जो उसमें भी एक बढ़ गया, तो मेरा फॉर्मूला ये हो गया है ना। सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला व्हाट आई कैन से कि भाई 1 प्लस एन सी एन माइनस वन प्लस एन प्लस वन सी एन माइनस वन अप टू दिस वन इक्वल टू दिस वन। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो 1 की जगह चलो एन सी एन माइनस वन से लिख सकता हूँ है ना, एन सी एन माइनस वन, सॉरी एन सी एन है ना, एन सी एन होगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे क्या बनाया था, 1 की जगह 17C17 बना के इक्वेशन सॉल्व किया था ना। सो ये अल्टीमेटली 1 है, बट 1 की जगह ऐसा कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या करूँ, इसको 1 प्लस करके ही फॉर्मूला याद रखूँ, या फिर अगर इस चीज़ का फॉर्मूला याद रखना है तो मुझे इसका आंसर यहाँ पे -1 कर दूँ, ऐसे भी याद रख सकता हूँ है ना। कि अगर मेरे पास ऊपर में ऐसे कंसेक्यूटिव बढ़ते जा रहे एंड नीचे में कोई एक टर्म जो यहाँ से एक टर्म कम है वहाँ से एज इट इज़ रहता है, तो मेरा आंसर ऐसे बन जाएगा। जैसे एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। बिफोर वी सी दिस एग्जाम्पल, पहले इस इक्वेशन को इसी पैटर्न से सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया भाई, ऊपर 17 नीचे 16 बराबर, एक का फर्क है, पहला टर्म जो है उसमें एक का फर्क है, फिर ऐसे बढ़ते जा रहे हैं 17 का 18 फिर 19 ऐसे बढ़ते जा रहा है, और नीचे सब कुछ एज इट इज़ है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, सिर्फ इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसका फॉर्मूला। जो लास्ट टर्म जो आएगा ना, लास्ट टर्म उसमें 19 में एक बढ़ा दिया दैट इज 20, एंड 16 में भी एक बढ़ा दिया विच इज 17 है ना। -1 जो ये था वो तो लिखना ही पड़ेगा -1 बराबर। तो ये किसका आंसर हो गया, सिर्फ इसका, ये तीनों टर्म का आंसर हो गया। +1 लिखना ही है, तो +1 इक्वल टू NC3। सो लाइक दिस वी कैन इजीली सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यूजिंग दिस फार्मूला है ना, यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, सो बस यहाँ पे तो 1 कैंसल, एंड देन आफ्टर आपको पता है कैसे करना है। NC3 इक्वल टू 20C17 को मैं लिख लेता हूँ 3, सो n इक्वल टू 20। ओके, दूसरे का क्वेश्चन बनाते हैं, चलो से ऊपर लिख लेते हैं, कोई भी टर्म चालू करते हैं, मतलब 25 से चालू करेंगे, 25C24 एक टर्म कम बराबर, फिर 26C24, फिर 27C24, ओके, फिर 28C24, ओके ना, हमने बराबर बनाया ना। ये 9 NCN-1 मतलब n जो भी होगा उससे एक कम नीचे होगा, से 25 है तो एक कम नीचे है 24, फिर ऊपर ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं 25, 26, 27, 28, वैसे ही यहाँ पे देखो ऊपर बढ़ते ही जा रहे हैं है ना। और नीचे तो नीचे सिमिलर, सब में सिमिलर टर्म है, देखो 24, 24, 24, 24 लाइक दिस। से इसका हमने आंसर बना लिया यहाँ तक। ये क्वेश्चन को मैंने समझ लो 49C24 तक ले लिया बराबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, अगर मैं चाहूँ तो इसका डायरेक्ट आंसर बना सकता हूँ यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग डायरेक्ट शॉर्टकट, दैट एक बढ़ा दो ऊपर एक बढ़ा दो नीचे -1, बस यही आंसर हो जाएगा इसका। ओके, सो कैलकुलेशन में ऐसे शॉर्टकट बहुत सारी होती है जो आपको बहुत काम आएगी है ना। तो इसको एज अ शॉर्टकट याद रखा, एंड इसका अलग से फॉर्मूला लिख लिया, चलो ठीक है। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, चलो से कोई भी ले लो, से 49 से चालू करें, 49 तो यहाँ पे एक 48 एक कम रख के स्टार्ट करना है क्वेश्चन। हाँ भाई, 49 से 48 से, फिर उसके बाद 50C48, उसके बाद से 51 है ना, 51, 52 लाइक दिस, नीचे तो सब में 48 ही है, 52C48, एंड अप टू ऐसा लिख दिया कि भाई ये कैलकुलेशन करो अप टू 66 तक, अप टू 40, नीचे तो 48 फिक्स है। सो आंसर हो जाएगा इसका, ऊपर में एक बढ़ा दो नीचे में एक बढ़ा दो एंड -1 लिखो। ओके, से एक आध क्वेश्चन और देख लेते, से 37C35 बराबर,
37 × 35, 37 × 36, सॉरी नीचे तो फिक्स है, नीचे तो फिक्स है ना 35 प्लस 30, ये ऊपर बढ़ता जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा, हाँ 38, 39, नीचे फिक्स है 35, 39 for 40, नीचे फिक्स है 35, बराबर। ऐसे करते करते ये हो गया समझ लो 45 तक। तो इसका आंसर क्या आएगा देखो। तो इसका आंसर बनाने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे शुरुआत की उसमें टू कंसेक्यूटिव इंटीजर का फर्क है भाई, है ना। जैसे मैंने क्या बताया था फॉर्मूला के हिसाब से हमेशा ही एक का ही फर्क होना चाहिए, बट यहाँ पे दो का फर्क है, कोई बात नहीं। बाकी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है क्या, यस, सभी में बढ़ते जा रहा है और नीचे फिक्स है देखो। तो एक्चुअल में मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करके देख लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर देता हूँ, और वो क्या होना चाहिए भाई, तो वो होना चाहिए 36, बराबर 36 C 35, लाइक दिस 36 C 35, ताकि ये देखो एक एक बढ़ता गया और नीचे फिक्स 35 35 35। तो 36 C 35 मैंने ऐड किया एंड उसी को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, उसी को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मेरा फॉर्मूला का फॉर्मेट हो गया देखो, है ना। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर्मूला का फॉर्मेट क्या है भाई, ऊपर में एक एक बढ़ते जा रहा है, नीचे फिक्स 35 है। तो फॉर्मूला मैंने इसको देख के लिख लिया, 45 में एक बढ़ा दो 46, 35 में एक बढ़ा दो 36 -1, ये इसका फॉर्मूला हो गया सिर्फ इसका, बराबर। और ये एज इट इज़, ये जो भी है उसको एज इट इज़ लिख लो, -36 C 35, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन, सिंपल। अब इसको एनी हाउ सिंप्लीफाई कर लो, आंसर क्या आ जाएगा भाई। तो आंसर आगे बढ़ने पे 46 C 36 अगर नहीं कैलकुलेट करना चाहते तो उसको रहने दो, -1, और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, 36 C 35 मतलब 36, है ना। वो तो आपको याद होगा, यहाँ पे एक का ही फर्क है तो आंसर डायरेक्टली ऊपर वाला ही ले लेना है। याद हो तो 5 C 4 तो 5, मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस करवाई थी। अगर एक का ही फर्क है तो यही आपका आंसर है ना। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि 36 C 35 है, उसको 36 C 31 में कंपेयर करो तो भी आपका आंसर वही दिखेगा 36, ठीक है। सो बाय दिस वे ऑल्सो यू कैन थिंक। सो फाइनली आपका आंसर कुछ ऑप्शन में ऐसा दिखाया होगा 37, लाइक दिस, है ना। सो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। मैंने इसमें क्वेश्चन, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, इसके इक्वल टू फाइंड करना है, बराबर। और मैंने ये पहला स्टेप ले लिया, क्या, दैट इज 36 C 35 ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया एंड उसके बाद आगे बढ़ते गए, ठीक है। सो लाइक दिस वी हैव गॉट अवर आंसर, दिस वन। सो बस ऐसे शॉर्टकट फॉर्मूला से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसमें थोड़े बहुत ट्विस्ट ऐसे आ सकते हैं जिसमें ऐसे एग्जैक्टली एक का ही फर्क हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे एक का फर्क है बट यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो हमने एक का फर्क बनाने के लिए ये वाला टर्म ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया, बराबर। दैट इज व्हाट यू कैन थिंक ऑफ बाय योरसेल्फ। आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए भी ऐसे ट्विस्ट हो सकते हैं, इसलिए मैंने एक आध क्वेश्चन ये भी दे दिया, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा था 4 नंबर, है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन, यस 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। ओके, सो 5th नंबर के क्वेश्चन में 1/4 CN इक्वल टू 1/5 CN। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 4 CN का फॉर्मूला क्या है भाई, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो इसको नीचे लेना है ना, 1/this1। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका जो डिनोमीटर है 4 CN का जो डिनोमीटर है मैं उसको ऊपर लिख लेता हूँ, मतलब 4 - n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टर। सो लाइक दिस मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ सबका। तो ये 5 CN का डिनोमीटर क्या होता है भाई, तो न्यूमरेटर होता है 5 फैक्टोरियल जिसको मैंने नीचे लिख दिया, एंड डिनोमिनेटर होता है 5 - n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल प्लस अगेन सही बीच में यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे प्लस अगेन 6 CN का फॉर्मूला 6 फैक्टोरियल और उसका डिनोमिनेटर है 6 - n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। नाउ यू कैन सी दिस n फैक्टोरियल इज कैंसल्ड, है ना। ये आगे वाले दोनों टर्म में n फैक्टोरियल कॉमन निकलेंगे एंड उसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी बचा उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, हाँ, और यहाँ पे इसको और इसको मैं कंपेयर कम कर रहा हूँ ताकि वो भी कैंसिल हो जाए, 4 फैक्टोरियल के फॉर्म में ला रहा हूँ एंड मीनवाइल मैं इसको भी 4 - n फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है, सो आगे वाला टर्म हो जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सबसे छोटा टर्म है।
5 माइनस एन को चलो 4 माइनस एन में कन्वर्ट करते हैं, 5 माइनस एन इंटू 4 माइनस एन फैक्टोरियल, है ना, एक कम कर दिया, 5 फैक्टोरियल को लिख दिया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, प्लस 6 माइनस एन को 2 बार घटाना पड़ेगा, ओके, एंड नीचे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लाइक दिस। सो अगेन 6 4 फैक्टोरियल, ये नीचे वाले दोनों में से कंपेयर हो गए, कॉमन निकल के 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हुआ, और ये 4 माइनस एन फैक्टोरियल कॉमन निकला दोनों में से, और ये इसके साथ कैंसिल हुआ, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हमारे पास क्या बचा अभी ये देखते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1, यहाँ पे बचा है 5 माइनस एन बाई 5, और यहाँ पे बचा है 6 माइनस एन इंटू 5 माइनस एन डिवाइडेड बाई 6 5 जा 30, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने पे या फिर एक काम करते हैं, मैं इन दोनों में से कंपेयर कर ले, कॉमन निकाल देता हूँ 5 माइनस एन बाई 5, है ना, ताकि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन यहाँ से ही मिल जाए मुझे। तो 5 माइनस एन बाई 5 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे हो गया 1, और ये बचा 6 माइनस एन बाई 30, सॉरी 30 नहीं, 5 निकल गया ना, तो 6 बचा, सो दैट इज इक्वल टू 1। सो ये मैं इस तरफ भेज देता हूँ 5 यहाँ पे, 5 माइनस एन नीचे इक्वल टू, यहाँ पे भी अगर एलसीएम लेता हूँ तो 6 प्लस 6 माइनस एन डिवाइडेड बाई 6, सो लाइक दिस। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 5 जा 30, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 6 दैट इज 12 माइनस एन इंटू 5 माइनस एन, ओके। अब मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ये दोनों में कोई एक कंसेक्यूटिव का फर्क नहीं है, वरना मैं यहाँ पे कुछ कंपेयर कर लेता, तो मुझे कंपलसरी इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, है ना, ओके। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 30 दैट इज इक्वल टू 12 5 जा 60 माइनस 5n माइनस 12n दैट इज माइनस 17n प्लस n स्क्वायर, है ना, माइनस 5n माइनस 12n, 12 प्लस 5 17, ओके। सो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 17n, और ये 30 इस तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस 30 इक्वल टू 0, 15 2 जा 17, सो n माइनस 15 इंटू n माइनस 2 इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू आइदर 4 और n इक्वल टू 2। अब मैंने क्या बताया था, हमेशा ही इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में जब भी आंसर आए तो उसको पहले चेक करो क्वेश्चन के अंदर सोच के। तो अगर मैं n इक्वल टू 5 रखता हूँ, रखता हूँ तो ये 4cn वाला डिफाइन नहीं होगा, है ना। सो डेफिनेटली n इक्वल टू 2 के लिए सब कुछ डिफाइन हो जाएगा, सब कुछ n इक्वल टू 2 के लिए ये तीनों के तीनों टर्म डिफाइन होंगे, सो n इक्वल टू 5 इज नॉट पॉसिबल, हेंस मेरा आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 2। तो अब ये देखते हैं क्वेश्चन 5 का ऑप्शन क्या है, n इक्वल टू, यहाँ पे n इक्वल टू 2 नहीं दिया है, मतलब नन ऑफ दिस, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ओके, n इक्वल टू 2 आंसर आएगा, ठीक है, n इक्वल टू 2। अगर चाहो तो क्या कर सकते हो आप, वेरीफाई कर सकते हो n इक्वल टू 2 को अंदर रख के कि हमने आंसर गलत तो नहीं बनाया ना। तो फटाफट से अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो आप क्या करो, इसके अंदर n इक्वल टू 2 रख लो, इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 1 बाई 4c2, 4c2 का आंसर हो जाता है 6, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 बाई 5c2, 5c2 का आंसर होता है 10, एंड 6c2 का आंसर होगा 15, 1 बाई 15 मेरे ख्याल से। अब ये दोनों का आंसर 1 बाई 6 आना चाहिए एनी हाउ। सो मैंने ले लिया क्या, एलसीएम 30 ले लिया, तो ये हो गया 3 प्लस यहाँ पे हो गया 2, सो 3 प्लस 2 दैट इज 6 बाई 30 विच इज़ 1 बाई 6, परफेक्ट, मतलब n इक्वल टू 2 सही है, मतलब हमने कोई गलती नहीं की है, और n इक्वल टू 2 ही आएगा, सो दैट्स वाई ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, है ना, वो ऑप्शन में ही नहीं है, सो ऑप्शन इज ओनली नन ऑफ दिस, है ना, फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में चलो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। 14c4 प्लस, ऊपर में r की वैल्यू रखते जाएं, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक होगी, ये r होगा, बराबर, आइदर ये r होगा या फिर यहाँ पे k होगा, ओके। सो चलो मैं यहाँ पे ही चेंज कर लेता हूँ, अंदर तो कन्फ्यूजिंग हो रहा है, r यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ k की जगह। अब r इक्वल टू 1 रखने पे क्या होगा, देखो r इक्वल टू 1 रखने पे हो जाएगा 52 माइनस 1 c3 दैट इज 51 c3, है ना, 51 c3 प्लस r इक्वल टू 2 रखने पे 52 माइनस 2 विच इज 50 c3, ओके,
फिर आर इक्वल टू 3 रखने पे 52 माइनस 3 दैट इज 49C3 एंड आर इक्वल टू 4 रखने पे 48C3 ओके। आर इक्वल टू 5 रखने पे 47C3 ठीक है। तो देखो ये इस तरह का आ गया। अब मैं है ना यहाँ पे फटाफट से आंसर बनाने के लिए देखो क्या कर रहा हूँ, मतलब कैलकुलेशन कर रहा हूँ बट आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ये दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा भाई, तो ऊपर वाले में एक का ऊपर एज इट इज़, नीचे वाले में एक का फ़र्क है तो ऊपर में एक बढ़ा दिया, ठीक है, ऊपर में एक बढ़ा दिया, नीचे वाले में बड़ा सा ले लिया टर्म, बराबर। एंड बाकी के चारों टर्म एज इट इज़ मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, बाकी के चारों टर्म एज इट इज़ अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 48C4 बराबर दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। 48C3 48C4 ये कंपेयर नहीं, ये दोनों को साथ में रख देता हूँ बाजू बाजू में, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास। तो ऊपर में एक फर्क, ऊपर एज इट इज ऊपर इक्वल है, 48 इक्वल है इसलिए ऊपर में एक बढ़ जाएगा, नीचे एक का फर्क है 3 और 4 का, तो उसमें से बड़ा टर्म आ जाएगा दैट इज 4। तो अब मैं कंटिन्यू, जैसे मैंने इसको यूज़ कर लिया 48C3 को यूज़ कर लिया, तो मेरे पास बचेंगे कौन से, ये 3 टर्म बचेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे भी लिख ही लेता हूँ और इस तरह से लिख रहा हूँ, चलो 49C3 50C3 एंड 51C3 ठीक है। सो नाउ व्हाट आई कैन से इन दोनों का एडिशन अगेन क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा 50C4 प्लस बाकी के दोनों एज इट इज 51C3, इन दोनों का एडिशन क्या होगा भाई 51C4 बाकी का सब कुछ एज इट इज, ठीक है। एंड देन इन दोनों का एडिशन क्या होगा भाई 52C4। सो दैट इज व्हाट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, 52C4 फॉर 6th क्वेश्चन, है ना, 6 नंबर का क्वेश्चन में। सो दैट इज व्हाट द ऑप्शन ए ओके। वैसे यहाँ पे इसके लिए भी एक फॉर्मूला की पैटर्न बन सकती है अगर आप याद रखना चाहो तो, है ना, इसके लिए भी एक फॉर्मूला की पैटर्न बन सकती है। और वो फॉर्मूला की पैटर्न क्या बनेगी भाई, तो से कोई भी एक नंबर ले लिया, से मैंने n ले लिया, बराबर, यहाँ पे k ले लिया, फिर अगेन n, देन ये एक मिनट, से मैंने यहाँ पे k+1 ले लिया, एक ज़्यादा, फिर यहाँ पे सभी जगह पे k है ना, n+1 k नीचे एक इक्वल बट k, n+2 n+3 लाइक दिस, बराबर। सो ये कहाँ तक समझ लो है, तो ये है, समझ लो कोई भी एक टर्म ले लेते, से n+5 यहाँ तक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसके आंसर में आ जाएगा, ये दोनों में एक बढ़ा दो, है ना, क्योंकि इसके आंसर में क्या आया था भाई, तो ये 47C3 से चालू करके 51C3 था ना, तो लास्ट टर्म ये था, तो मेरे आंसर में बना 51 का एक ज़्यादा 52 एंड 3 से भी एक ज़्यादा दैट इज़ 4। सो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई n+6 k+1 यहाँ पे था ना, ये सभी जगह k था बट k+1 से चालू हुआ था, वही यहाँ पे आ जाएगा, एंड n+6, है ना, n+6 लाइक दिस। तो ऐसे हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं, वैसे इसको ऐसे भी याद रखा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी याद रखते हैं इस फॉर्मूला को, -nck+1 लाइक दिस, है ना। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, देखो, है ना, इसको भी आप याद रख सकते हो। इसमें है ना, इसमें कुछ नहीं है, बस नीचे वाले टर्म सिमिलर होने चाहिए और कुछ नहीं, नीचे वाले टर्म सिमिलर होने चाहिए और ऊपर एक ऐसे बढ़ते जाना चाहिए। तो अगर ऐसा है, समझ लो मेरे पास क्वेश्चन है 49C से यहाँ पे चालू हुआ 5 से, बराबर, फिर 49 के बाद 50, नीचे सभी सिमिलर 51C5, ऐसे बढ़ते बढ़ते से मेरे पास आ गया 61C5 लाइक दिस, है ना, ऐसे नीचे सिमिलर है बट ऊपर वाले में एक बढ़ रहा है, तो मेरा आंसर तुरंत क्या हो जाना चाहिए, तो 61 का एक आगे बढ़ा दो 62C, नीचे में एक बढ़ा दो 6, बराबर, माइनस हमेशा ही क्या करना है भाई, तो माइनस हमेशा ही जो शुरुआत में है n, बराबर, शुरुआत में n है और उसमें नीचे तो दोनों सिमिलर पर शुरुआत वाला टर्म मतलब ये n 49C6 देखो, नीचे k+1 तो ये भी k+1, तो यहाँ पे 6 तो ये भी 6, ऊपर क्या हो जाएगा
ऊपर ये शुरुआत वाला टर्म, स्टार्टिंग वाला टर्म, दैट इज 49. सो बाय दिस वे वी कैन सी दैट वी कैन कैलकुलेट इट, है ना. सी बेस्ड ऑन दिस अगर आप ये वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना चाहो ना तो मेरे ख्याल से कर सकते हो, है ना. इस तरह के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो. कैसे से यहाँ पे अगर मुझे सॉल्यूशन करना है इस मेथड से, इसका, है ना. तो क्या था भाई, मेथड में क्या था, तो मेथड में आप देख सकते हो 25, 26, 27, 28 ऐसे बढ़ते जा रहा है और नीचे एक फिक्स नंबर आ गया, है ना. नीचे एक फिक्स नंबर आ गया तो मैंने क्या दिया फॉर्मूला, इसमें एक बढ़ा दो 50, सी 24 में एक बढ़ा दो दैट इज 25, बराबर. माइनस, माइनस क्या करो, माइनस ये शुरुआत कहाँ से हुई भी 25 से, तो 25 लिख दो यहाँ पे. तो ये 25 और ये 25 यहाँ पे रिपीट कर दो, है ना. यहाँ से ये 25 को रिपीट कर दो, बस. तो यही आंसर था. थोड़ी देर पहले मैंने यही आंसर लिखा था, बस यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा था और कुछ नहीं था, है ना. सो बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट दिस वन ऑल्सो. इफ यू वांट, यू डोंट वांट दिस फॉर्मूला, आप कैंसिल कर सकते हो ये फॉर्मूला को, है ना. अगर आप ये फॉर्मूला को कैंसिल करके सिर्फ लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखना चाहते हो, सेकंड की जगह थर्ड वाला याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, है ना. जैसे कि समझ लो ये वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली से, ये वाले क्वेश्चन में क्या है कि भाई ये ऊपर 18, हाँ यहाँ से ऊपर में क्या है भाई, एक एक का फर्क है, 17, 18, 19, नीचे फिक्स है, बराबर. तो मैंने क्या बताया था भाई, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ये 19 में एक बढ़ा दो दैट इज 20, ये 16 में एक बढ़ा दो दैट इज 17, बराबर. फिर माइनस, और कौन सा टर्म लेना है भाई, माइनस करके शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ से, उसमें कौन सा नंबर है भाई 17, तो उसको लिख लो और ये टर्म एज इट इज लिख दो यहाँ पे. तो ये हो गया आंसर किसका, इस मेथड से, इस पर्टिकुलर 3 टर्म का एडिशन का आंसर, +1 बाकी सब कुछ एज इट इज. तो वही किया है हमने यहाँ पे, देखो. सो बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. यू डोंट नीड दिस फॉर्मूला इफ यू वांट, है ना. आप अगर ये फॉर्मूला को कैंसिल करके सिर्फ लास्ट वाला फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो. तो ये नोट कर लेना, और उस फॉर्मूला को अगर कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, बराबर. बट इसमें खास कंडीशन याद रखना, ऊपर एक एक बढ़ता जाना चाहिए, नीचे फिक्स होना चाहिए. आंसर का फॉर्मेट याद रहना चाहिए, ऊपर में एक बढ़ा दो, नीचे में एक बढ़ा दो, माइनस करके ये पहले आगे वाला टर्म लिखो, ये वाला एन, ऊपर एन लिखो, एंड नीचे, तो नीचे ये वाले टर्म को रिपीट करो, ऊपर एन लिखो, ठीक है. ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. द नंबर ऑफ वे इन विच वी कैन चूज अ कमिटी फ्रॉम 4 मैन एंड 6 वुमेन. ठीक है, 4 मैन है एंड 6 वुमेन है, ठीक है. सो दैट द कमिटी इंक्लूड एटलीस्ट 2 मैन, है ना. ये हमारी जो कमिटी है उसमें एटलीस्ट 2 मैन चाहिए, बराबर, बराबर, एटलीस्ट 2 मैन एंड एग्जैक्टली ट्वाइस एज मैनी वुमेन एज मैन. ओके, मतलब कंडीशन जो है ना, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. ये दोनों कंडीशन मतलब दो, एटलीस्ट कम से कम तो 2 मैन होनी चाहिए, 2 मैन होनी चाहिए, एंड एग्जैक्टली ट्वाइस एज मैनी वुमेन एज मैन. मतलब जितने मैन है उससे वुमेन डबल होनी चाहिए, बराबर. ट्वाइस दी वुमेन एज मैन. ओके, तो क्या करें क्वेश्चन में से, समझ लो एटलीस्ट 2 मैन का पहले मीनिंग निकाल लेते हैं. एटलीस्ट 2 मैन मतलब 2 मैन हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर 4. तो चलो, एटलीस्ट 2 मैन मतलब 2 मैन और 3 मैन और 4 मैन, ठीक है. जैसे कि मैंने क्या बताया था, एग्जैक्टली ट्वाइस एज मैनी वुमेन एज मैन. तो वुमेन ट्वाइस होनी चाहिए, तो समझ लो 2 मैन है तो 4 वुमेन होनी चाहिए, बराबर. फिर 6 मैन है तो 3 मैन है तो 6 वुमेन होनी चाहिए. एंड अगर 4 मैन है तो 8 वुमेन होनी चाहिए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो मैंने ये लास्ट पॉसिबिलिटी निकाल देता हूँ, बराबर. इट मीन्स आई हैव ओनली 2 पॉसिबिलिटीज इन विच 2 मैन, 4 वुमेन, 3 मैन एंड 6 वुमेन, ठीक है. सो व्हाट द आंसर विल बी, हमारे पास टोटल 4 मैन है, उसमें से 2 सिलेक्ट किए, 2 मैन. टोटल 6 वुमेन है, उसमें से 4 सिलेक्ट किया. दिस इज द फर्स्ट केस. सेकंड केस में समझ लो मेरे पास 4 है मैन, उसमें से 3 सिलेक्ट किए, एंड 6 में से 6 के 6 वुमेन सिलेक्ट कर ली. 4C2 विच इज 6, है ना. 4 3 12/2, यस. 6C4 विच इज 6C2 विच इज 15 प्लस 4C3 which is 4 into 1, that is 4. So answer will be 90 plus 4 which is 94, that is option A. Okay, so इसी के साथ हमारे ये सभी क्वेश्चन खत्म हुए, है ना. तो अब मिलते हैं चलो नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है. थैंक यू वेरी मच.